हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। एग्ज़ाम का डेट आपका बहुत निकट आ गया है और अब आपको बहुत ही सीरियस नोट पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हर एक चीज़ की जितनी भी करा रही हूँ ना, इम्पॉर्टेंट है, सभी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और बीपीएससी का एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि जून में आपका 10 से 12 के बीच में होने वाला है। तो यहाँ पे अब आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री मैं आपको करवा रही हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ चल पड़े हैं और यहाँ पे स्वराज पार्टी का गठन आज हम करने वाले हैं और साइमन कमीशन भी आज हम कर लेंगे। ठीक है, तो साइमन कमीशन और स्वराज पार्टी का गठन, ये दोनों ही आज हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, लगभग 40+ क्वेश्चन रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको कराया जाएगा ताकि आप सभी कहानी को, अंदर की चीज़ों को समझ पाएँ। अब देखिए, इसको मैं थ्योरी नहीं करवाने वाली हूँ क्योंकि थ्योरी क्लास मैंने आपकी ऑलरेडी ली हुई है। तो यहाँ पे देखिए, बीपीएससी का एक सिलेबस वैसे तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं है, लेकिन आपका एक लाइन वहाँ पे एक वर्ड आपका दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये सब में कॉमन है, 1 से लेके 12 तक के एग्ज़ाम में। ठीक है, 1 to 5 से लेके 11 to 12 के एग्ज़ाम में आपका ये आपका कॉमन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो ये मैं आपको जो है कंप्लीट इसका मैंने आपको थ्योरी लिया हुआ है। ये लगभग 12 वीडियो है, उसमें कंप्लीट जाके देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थ्योरी क्लास के नाम से, जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपको कंप्लीट यहाँ से सारी कहानी समझ में आ जाएगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, और फिर आपको कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ वीडियो को एक बार देख लेने से आपको चीज़ें याद नहीं होने वाली है। तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल गई है मेरे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से जुड़ के आप ज़रूर इसको एक एक टॉपिक को आप रात को सोने वक्त भी अगर 5-10 मिनट देते हैं तो आप उसको कवर कर सकते हैं। देखिए, समय बहुत होता है, बस निकालना पड़ता है। तो भारतीय आप सोचिएगा अब कब हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रात को सोते वक्त बस आप एक बार प्लेलिस्ट को खोल के ऊपर से नीचे पढ़ लीजिए, कोई एक टॉपिक को। 12 ही टॉपिक है आपका। ठीक है, 12 दिन में इसको मैंने फिनिश किया है। तो यहाँ पे आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे और उसको अच्छे से पीडीएफ में आपको दे दिया गया है। तो पीडीएफ को आराम से पढ़िए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। बार बार इसको आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे अब हम देखते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ आपको समय पर मिल पाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि क्यों ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और यहाँ पे देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 1857 की क्रांति आ जाती है और यूरोपीय कंपनी और संघ, यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है देखने को मिलता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आपका जो है 6 से लेकर 12 तक देखने को मिलता है। 1 to 5 में कुछ मिडिल और कुछ एंशिएंट बहुत कम ही रहते हैं। वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, इसका जो वेटेज है ये बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक वाइज करा रही हूँ। हर एक छोटी से छोटी टॉपिक पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि कुछ भी हमारा छूटे नहीं। ठीक है, तो कंप्लीट इसको आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपका स्वराज पार्टी का गठन समझ में आपको आ जाएगा और साइमन कमीशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं यहाँ पे आपको कही गई हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो है क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसको डिस्कस करूँगी और थ्योरी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। थ्योरी हम कर चुके हैं तो उसको हम बार बार एक ही चीज़ को नहीं करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं। अगर आपने थ्योरी वाली क्लास ली है तो यहाँ से मुझे आप बता सकते हैं कि क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आ रहे हैं समझ में या नहीं। चलिए, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा एक से अधिक की गई थी। बताना है कौन सा वो कारण था। स्वराज पार्टी का गठन कैसे हुआ, स्थापना इसकी कैसे हुई। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लेना, क्या ये कारण था, ये आपको बताना है। काउंसिलों में प्रवेश कर और उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। ब्रिटिश सरकार का दमन। भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति की उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये सारे देखेंगे यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना ये भी एक कारण था, क्योंकि इसके बाद बहुत ही जो है स्थिति बहुत ही डामाडोल हो गई थी, सारे लोग सुस्त पड़ गए थे। तो इसके बाद ही आपके आगे मैं आपको बताऊंगी, अभी सब बता दूंगी तो फिर आप कैसे करोगे।
तो मैं आपको आगे बताऊंगी कौन से वो दो, यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपने इसको पढ़ा है, तो कौन से वो दो पर्सनालिटी है जिन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। चलिए अभी आप सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका सही है आंसर, ठीक है। काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ये भी एक रीज़न था स्वराज पार्टी के गठन का। तो ये दोनों ही सही हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब क्या था इसके पीछे की कहानी, यहाँ पे आप देखिए, ये आपको इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको डिस्कशन करूँगी ये आपको आने वाले 10 क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे और आप चीज़ों को याद भी रख पाएंगे। तो इसको ज़रूर देखिएगा और जो आपको नया लगता है ना उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1919 के भारतीय शासन अधिनियम, आप सभी को पता है 1919 का भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था। वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। तो यहाँ पे देखिए आपको तो ये नाम यहाँ पे दे दिया गया है। अगर आपने मेरे पूछते ही आंसर किया होगा तो वेल एंड गुड, पर आपको याद रखना है, यहाँ पे नोट करना है और इसको कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखना है ताकि आपको ये याद हो जाए। कौन से थे वो दो लोग? ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और CR दास, ठीक है। तो चित्तरंजन दास और ये दोनों मिल करके एक नई विचारधारा को जन्म दिया इन्होंने। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया तथा 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई, किंतु 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस अधिवेशन में जो है यहाँ पे, या फिर किस ईस्वी में आपका गया अधिवेशन हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या गया अधिवेशन आपका ये भी पूछा जा सकता है किस बहुमत में आपका अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, विधानमंडल पहुँचने की जो योजना है उसको अस्वीकार कर दिया गया था, किस में कर दिया गया था? गया अधिवेशन में, ये भी याद रखेंगे। तो CR दास इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। जब सारे लोग अगेंस्ट हो गए तो क्या किया CR दास, चूँकि ये चाहते थे, मोतीलाल नेहरू और CR दास ही थे जो चाहते थे कि स्वराज पार्टी की स्थापना हो, यहाँ पे कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर दिया जाए। तो ये क्या करते हैं, ये अध्यक्षता से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने की। तो कांग्रेस को त्यागपत्र इन्होंने कब दिया, कौन से अधिवेशन में दिया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सारी बातें घूम फिर के यही आ जाती है कि सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से ही बनते हैं। तो सभी छोटी छोटी बातों को आपको नोट करना है और इसको यहाँ पे देखेंगे। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनावों के माध्यम से काउंसिलिंग में प्रवेश कर और उन्हें काम न करने देकर 1919 के शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। इसकी क्या कहते हैं उसको, अब मेरे पास वर्ड ही नहीं मिल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया? अब आप बहुत ही आराम से भी 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप बताएंगे कौन सा, आप राइट ऑप्शन आपको पता है ऑलरेडी, CR दास, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बार बार करेंगे क्वेश्चन ताकि आपको जो है याद हो जाए, एकदम अच्छे से याद हो जाए। सारे क्वेश्चन को याद कराने की भी जिम्मेदारी मेरी है यहाँ पे। तो स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। तो किसकी असफलता के बाद हुआ? तो देखिए यहाँ पे कौन सा हुआ था, असहयोग आंदोलन जो है इसको वापस ले लिया गया था, इसी के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन होता है। तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन आपका बिल्कुल सही है। तो ये भी आपको पॉइंट, ये भी कहानी आपको समझ में आ रही होगी कि असहयोग आंदोलन को जब गांधी जी वापस ले लेते हैं तो सब जगह निराशा का माहौल हो जाता है और उसके बाद ही जो है मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना करने का सोचा। तो यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन 1923 में जनवरी में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। ये नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे या फिर स्वराज पार्टी के महासचिव कौन थे। तो यहाँ पे दोनों ही दिए रहेंगे तो आप दोनों ही टिक लगा दोगे तो गलत हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अध्यक्ष कौन था, CR दास, और मोतीलाल नेहरू कौन थे, महासचिव।
स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज दल की स्थापना सफलता के बाद हुई। अब किसकी असफलता के बाद हुई? तो यहाँ पे फिर से अगेन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था, किसने किया था? तो अभी अभी हमने इसको देखा है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा थ्योरी हम देख लेते हैं तो सारी क्वेश्चन आपके झटझट होने लगेंगे। चलिए 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? अब आपको ये बोलने की ज़रूरत है क्या? CR दास और मोतीलाल नेहरू। याद हो गया ना? बताओ याद हुआ कि नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलना, मज़ा आ रहा है, याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज दल की स्थापना किसने की? अब तो कोई भी बता देगा, है ना? आप सभी बता दोगे, सारे होशियार हो। बहुत अच्छे से हमने इसको याद कर लिया। कौन सा हो जाएगा? तिलक चितरंजन दास नहीं, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी बिल्कुल भी नहीं, तिलक एवं गांधी जी ये भी नहीं, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए और आप वो आंसर को अपने ऑप्शन में ढूंढें, ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो चलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि ये आपको याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है? कौन संबंधित है? तो CR दास तो हैं, मोतीलाल नेहरू भी हैं। क्या ये सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू हैं इससे संबंधित? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 और 4, CR दास और मोतीलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी या इंडियन नेशनल पार्टी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वराज पार्टी। आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? अब इस दल में कौन नहीं था ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे चितरंजन दास तो थे, अभी हमने देखा, और मोतीलाल नेहरू। क्या हमने 2 ही देखा है अभी तक? बिल्कुल 2 ही देखा है। तो अब आप थोड़ा सा इसमें नया कुछ और जोड़ेंगे। वो क्या है कि यहाँ पे कौन नहीं थे? देखिए श्रीनिवास अयंकर भी थे और विट्ठल भाई पटेल भी थे। तो यहाँ पे कौन नहीं था? सी राजगोपालाचारी जो हैं यहाँ पे स्वराज दल के नेता नहीं थे। तो यहाँ पे ये याद रखेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब देखिए इससे संबंधित हम कुछ और फैक्ट्स को देखेंगे ताकि हमें और भी चीज़ें समझ में आती रहे। सी राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया, जिसके बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो इसके अगेंस्ट में रहे हैं सी राजगोपालाचारी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और श्रीनिवास अयंकर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो ये मद्रास प्रांत से थे स्वराज पार्टी के संस्थापक, ये भी आपसे पूछा सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना डिटेल में क्वेश्चन आपसे आ सकता है यहाँ से। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मद्रास के तरफ से कौन थे? तो श्रीनिवास अयंकर थे, याद रखेंगे। और NC केलकर जो है ये भी स्वराज दल के प्रमुख नेता में शामिल हैं। और 1925 में विट्ठल भाई पटेल ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था और स्वराजियों के एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी ये। और यहाँ पे विट्ठल भाई पटेल, NC केलकर और श्रीनिवास अयंकर भी जो है शामिल हो जाते हैं इस दल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, स्वराज पार्टी से संबंधित कौन नहीं थे? अब देखिए आपको इस फैक्ट को आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक बार जान लिया तो फिर ये आपके लिए कोई भी क्वेश्चन इजी हार्ड नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। मोतीलाल नेहरू थे, CR दास भी थे, NC केलकर भी थे, अभी अभी हमने पढ़ा है। तो कौन नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए कितना ईजी लग रहा होगा, है ना? स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में हुई, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की। NC केलकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी के समर्थक थे तथा वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब तक आपने 2 पर्सनैलिटी के बारे में जान लिया, राजसी गोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों ही जो हैं इसके समर्थक नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वराज दल के जो समर्थक कौन नहीं थे और ऑप्शन में आ जाए, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। चलिए बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? अब बिहार का एग्जाम है तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। स्वराज दल का गठन किसने किया बिहार में? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह।
ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी यानी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी इसका पूरा नाम था, इसका गठन जनवरी 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सीआर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह थे। तो बिहार में याद रखेंगे श्री कृष्ण सिंह यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे क्रम से कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाल गंगाधर की मृत्यु। तो यहाँ पे मैं सारी ही चीज़ें आपको करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पे अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा। सबसे पहले तो ये कि लखनऊ समझौता आपका 1916 में हुआ था। इसके बाद अगर हम आए तो क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में हुआ था। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हुई थी और स्वराज दल का यहाँ पे 1923 हमने अभी भी देखा। तो यहाँ पे आपका पहले एक है 1342 1342 1342 यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916 काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट था ये लखनऊ समझौता। क्या थी इसमें इंपॉर्टेंट बात, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा। बहुत यकीन मानिए आपको आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। लखनऊ समझौता में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, क्या हुआ था, कौन सा मिलन कौन सा विछड़न क्या हुआ था, ये सब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हुई थी, तभी तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है इन्हीं की मृत्यु के बाद। स्वराज दल की स्थापना 1923। तो पूरी कहानी की तरह आप समझिए हर एक चीज़ को, और एक एक टॉपिक को अगर आप करते हुए आ रहे हैं ना शुरू से मेरे साथ, तो आपको कोई कठिनाई यहाँ पे नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। अब केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किसने किया था भारतीय स्वतंत्रता पूर्व। चलिए बताएंगे, एम.ए. जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। अब ये आपके लिए कुछ नया क्वेश्चन, यहाँ पे आपको याद रखना है एम.ए. जिन्ना। एम.ए. जिन्ना आपका बिल्कुल सही रहेगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन जो है एम.ए. जिन्ना ने किया था, याद रखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जान लीजिए इसको। नवंबर 1923 में विधान परिषदों में चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और बम्बई तथा संयुक्त प्रांत में भी इससे अच्छी सफलता मिली। तो ये जगह आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, वो आपने देख ही लिया। टीआरई 3 में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं आप सभी को पता है। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिटेल पूछा जा रहा है, इसलिए इस चीज़ को याद रखेंगे। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इसे खास सफलता नहीं मिली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मद्रास और पंजाब में जो है जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण जो है सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीति की मोर्चा बनाया और इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक, उदारवादी व व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय आदि शामिल थे। मदन मोहन मालवीय भी अगर आपके ऑप्शन में आ जाते हैं तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, ए.ओ. ह्यूम या एनी बेसेंट। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास। ठीक है, देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु का तात्पर्य क्या है, द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप इंपॉर्टेंट है नोट कर लेंगे। इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की। अब यहाँ पे बताना है, देखिए कांग्रेस जो था वो आम जनता के लिए नहीं था, आम जनता की पहुंच से बाहर था। जो वहाँ पे बड़े बड़े लोग थे वही वहाँ पे सारी चीज़ें डिसाइड करते थे, सारी बातें होती थी, क्या वहाँ पे निर्णय लिया जाता था, वो सब आपके आम जनता से परे था। तो यहाँ पे स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। ये जो प्रसिद्ध सूत्र है ये किसने, इसकी घोषणा किसने की थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएंगे, सीआर दास ही होंगे यहाँ पे। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने की
कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये आप जान रहे होंगे, इसको हमने पढ़ा है, इसके बारे में हमने। तो यहाँ पे आपको बताना है स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम पार्टी, इंडिपेंडेंस फेडरल ऑफ इंडिया या फिर इंडियन लिबरल फेडरेशन। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अभी आपको टॉपिक पता है तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी पार्टी को छोड़कर जो है यहाँ पे इंडियन लिबरल फेडरेशन में, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, इंडियन लिबरल फेडरेशन में यहाँ पे पार्टी का गठन करते हैं। खा गए ना धोखा। चलो अभी यहाँ पे देख लेते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता के फलस्वरूप अंततः कांग्रेस में पुनः विघटन हो जाता है। सूरत अधिवेशन जो होता है, सूरत विघटन 1907 के नाम से जानते हैं, के समय में उदारवादियों और उग्रवादियों के कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पर इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी एवं नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन यानी अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना इन्होंने की। अब कहानी आया समझ में? हर एक क्वेश्चन का आंसर आपका स्वराज पार्टी नहीं होगा, तो थोड़ा सा लिबर्टी आप ज़्यादा ना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे यहाँ पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय निम्न में से यहाँ पे बताना है किसका निर्णय था? लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी का आप बार बार जिक्र सुन रहे होंगे अपने ऑप्शन में, तो अभी हम इसके बारे में आज बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे 2 और 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी कहानी भी समझेंगे, ठहरिए जरा। तो यहाँ पे देखिए, 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे और इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बिना नोट किए आगे मत बढ़ना, ठीक है? ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो मदन मोहन मालवीय जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी 1916 में। मोतीलाल नेहरू ने CR दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। पर इंडिपेंडेंट पार्टी का बनाने का निर्णय किसने किया था? मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो अब आप इंडिपेंडेंट पार्टी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? स्पीकर कौन था? ये बताना है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? सर हरि सिंह गौर, विट्ठल भाई जी पटेल, वल्लभ भाई जी पटेल या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विट्ठल भाई जी पटेल। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 1925 में ये अध्यक्ष बने थे और स्वराज पार्टी के सह स्थापक भी थे। कौन? तो विट्ठल भाई जी पटेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? अब आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे विट्ठल भाई पटेल, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का ये इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है, 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? वही क्वेश्चन है और अब आपको ये याद हो गया होगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल, डी ऑप्शन। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे साइमन कमीशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साइमन कमीशन का मैं आपको यहाँ पे जो है थ्योरी नहीं करवाऊंगी। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ही आता है ये साइमन कमीशन, और ये मैं आपको डिटेल में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ अपने थ्योरी वाले क्लास में। तो वहाँ से जाके आप थ्योरी क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं थ्योरी डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, और यहाँ पे जो बातें आपको बताई गई है थ्योरी में, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। टेंशन मत लीजिएगा। हालाँकि थ्योरी भी आपका हो ही जाता है क्वेश्चन के साथ साथ, तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैं कोई कमी नहीं रखती हूँ आपके लिए। चलिए, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? सभी को वैसे पता होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी घिसा पिटा क्वेश्चन है। और साइमन कमीशन क्या है, सारी चीज़ें हम समझेंगे। साइमन कमीशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा, जो भी आपको नहीं आता है। और लाइक करते रहिएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत। आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, बस देख के चले जाते हो।
आपका भी भला होता है थोड़ा, हमारा भी भला कर दीजिए। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया ये बताइएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, 1928 में। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट करना इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो आता है, 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग का गठन करने का प्रावधान था। तो यहाँ पे क्या था कि 10 साल ये चीज़ें जो भी चली गई है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में था कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, कोई भी संवैधानिक आयोग जो बना है उसकी समीक्षा करने के लिए कि वो 10 साल तक किस तरह से काम में आया, उसकी प्रगति कितनी हुई नहीं हुई, काम में आया कि नहीं आया। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाना था प्रत्येक 10 साल में। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार जो है उसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही, यानी कि 10 साल होने में 2 साल बाकी था, यानी 8 साल में ही 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर देती है। सर साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे, पहले तो ये बात नोट कर लेना, ठीक है। और 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी जाती है। एक एक चीज़ को समझिएगा, यहाँ पे 1927 लगा के मत आ जाना साइमन कमीशन कब आया भारत, ठीक है। तो ये आप ध्यान से समझेंगे कि नियुक्ति कर दी जाती है 1927 में। इसके बाद 7 सदस्य की इसकी एक आयोजित की जाती है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। चूँकि इसमें सभी सदस्य जो है अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। अब ये तो वही बात हो गई कि यहाँ पे कोई भी केस हो रहा है, कोई भी बात हो रही है, हमारे बारे में हो रही है और हमारे ही लोग नहीं है वहाँ पे, तो आप तो अपनी ही मनमानी करोगे ना, अपनी ही बात चलाओगे। तो वहाँ पे अंग्रेज थे, ये तो बहुत गलत बात था। वहाँ पे एक भी भारतीयों को नहीं लिया गया था, इसलिए भारतीयों ने इसे क्या कहा था, श्वेत कमीशन कहा था। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन भी कहते हैं। और इसका बहुत बहिष्कार और विरोध किया गया। साइमन कमीशन 3 फरवरी, आपको एग्जैक्ट डेट याद रखना है क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन में आ जाता है। 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी और यहाँ पे 1928 आपका वैसा ही रहेगा ऑप्शन में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपका आता है तो ध्यान रखेंगे। 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुँचा था, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, बम्बई पहुँचा था। कहाँ पहुँचा था? बम्बई। चलिए आगे बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो अब आप अच्छे से समझ रहे हैं क्यों हुआ, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन आयोग नियुक्ति किया गया, नियुक्त कब किया गया? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 1928 लगाओगे क्या? नहीं, 1927 लगाएंगे। 3 में आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ पे कौन सा आपको सही लगाना है ये आपको समझ में आ रहा होगा। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत के किस उद्देश्य से आया था? अब उद्देश्य क्या था इसके आने का? प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र की सुधार के लिए, या फिर सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु? तो यहाँ पे आप इसका आंसर बहुत ही अच्छे से दे पा रहे होंगे, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों किया था? तो वही क्वेश्चन है आपका, इसमें कोई सदस्य भारतीय नहीं था भैया, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उदारवादी दल का कौन था, लेबर पार्टी का कौन था, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं बहुत ज़्यादा, ध्यान रखेंगे। सर जॉन साइमन जो है ये उदारवादी दल का नेता था, ठीक है, उदारवादी दल का था, ये ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है, तो ये जो मेजर एटली है ये लेबर पार्टी का था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बनता है 2 से, ठीक है, एक उदारवादी पार्टी, एक लेबर पार्टी, ध्यान रखेंगे। अच्छा यहाँ भी दिया है, इसको भी देख लेंगे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल यानी लिबरल पार्टी के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल यानी लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली था, ध्यान रखेंगे। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करता था? तो लेबर पार्टी से बिलोंग करता था, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड रेडिंग नहीं होगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड भी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। सर जॉन साइमन और लॉर्ड इरविन। तो यहाँ देखिए साइमन नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे? यहाँ पे साइमन नहीं लगाएंगे, लॉर्ड इरविन लगाएंगे, डी ऑप्शन।
डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड इरविन के ही सुझाव पे जो है साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था भारतीयों को, तो इसलिए इरविन की बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनका बहिष्कार किया जा रहा था। तो कुछ पुस्तकों और वेबसाइट के अनुसार लॉर्ड इरविन के सुझावों को भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीच इनका जो एक बुक है इसमें पेज नंबर 63 के अनुसार लिखा गया है कि साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखने का सुझाव तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बीकेन हेड के द्वारा दिया गया था, इन्होंने दिया था। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया था और इसके भारत कोई सदस्य ना होने के कारण भारत में इसमें व्यापक रूप में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तो देखिए, अगर आपके ऑप्शन में अगर क्या है बिरकेन हेड अगर ऑप्शन में है आपका, तो हो सकता है ये भी आपका, क्योंकि इसका देखिए स्रोत भी यहाँ पे बता दिया गया है कि कहाँ आपको देखने को मिलता है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर जो थे, तो इनकी बुक में आपका ये नाम दिया हुआ है, जो कि भारत के सचिव थे वहाँ पे उस समय पे, बिरकेन हेड। ठीक है, तो ऐसे अगर आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड इरविन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। ऑप्शन में आपका तो वो दिया नहीं है, तो वहीं पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है आपको, एक कथन और एक कारण दिया है, ये बताना है कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। क्यों किया था, कारण क्या है? तो साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। दोनों ही सही है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? तो सही क्या है? इसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। तो क्या ये कथन आपका सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे, ये भी कथन सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संतुति की थी, ये भी कथन सही है। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था, ये भी कथन सही है। सारे ही सही हैं, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में पहले यहाँ पे क्या कहा गया यहाँ पे देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुसार अधिनियम के पारित होने से 10 वर्ष पर वैधानिक कमीशन की नियुक्ति की जानी थी और वर्ष 1919 के अधिनियम के कार्य संचालन की जांच पड़ताल करनी थी और आवश्यक होने पर भावी सुधारों को प्रस्तावित किया जाना था। इसके उद्देश्य से ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। 7 सदस्य था इसमें और अध्यक्ष कौन था? जॉन साइमन, और कोई भारतीय नेता नहीं थे, इस वजह से ये सारी चीज़ें होती है, ये सब हमने देख ही लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या था, एक व्यापक रूप में ये देखने को मिला, जुलूस निकाला गया, इसके देशव्यापी हड़ताल किया गया इसमें, और कहाँ पहुंचा था? बम्बई पहुंचा था। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और क्या था इसका नारा? तो साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुति की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया, या फिर इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। तो ये सब नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा कथन सही हो जाएगा? एक ही आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुति की थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते। लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। क्यों घायल हो गए थे? तो साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। तो किस लाठीचार्ज में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, घायल हो जाते हैं पहले तो यहाँ पे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया। तो निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। मद्रास अधिवेशन जो है 1927 में, तो 27 से याद रखिएगा, मद्रास अधिवेशन 1927। ठीक है,
यहाँ पे साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया जाता है। 3 फरवरी 1928 को साइमन बम्बई आ जाता है कमीशन, ठीक है, और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन होता है। कमीशन जहाँ गया वहाँ पूर्ण हड़ताल रखा गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे थे, जुलूस निकाले जा रहे थे। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लाहौर याद रखेंगे, लाहौर में, ठीक है। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरता पूर्वक पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और मरने से पहले वो जो कथन कहते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने लिखा था, उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। और ये कथन काफ़ी पूछा भी जाता है, किसका है, तो लाला लाजपत राय का। और मरने से पूर्व उन्होंने ये कथन कहा था। पंजाब केसरी किस उपाधि किसको मिली थी, तो लाला लाजपत राय को मिली थी। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पंजाब के बहुत बड़े नेता थे, राजनीतिक नेता थे लाला लाजपत राय। और एक बार ये लाला लाजपत राय एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए आगे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लाल बाल पाल में कौन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो यही थे एकमात्र जो इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी आपको कारण और कथन दिया गया है, देख लेते हैं। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरोध का आयोजन किया गया था। तो पूछो अंदर से क्यों किया गया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, दोनों सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने बात कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, किसने किया था नेहरू रिपोर्ट तैयार? ML नेहरू, जे नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू, RK नेहरू या BL नेहरू? तो यहाँ पे कौन से नेहरू थे जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ML नेहरू। साइमन कमीशन 1927 के प्रति उत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार किया गया था। क्यों तैयार किया गया था? साइमन कमीशन के प्रति उत्तर में, ठीक है, जिसमें भारत में नए डोमिनियन संविधान का खाका तैयार किया गया था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे और 2 मुस्लिम सहित 9 लोग इसमें समिति के सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? 9 सदस्य थे। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ये आपको याद रखना है। नेहरू रिपोर्ट में 9 सदस्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और पूछा जाएगा आगे भी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो ऑप्शन में दिया गया नाम है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने जो है सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। और ये ऑप्शन में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिला था BPSC TRE 3 में। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। संविधान निर्माण के लिए एक प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी। तथापि प्रश्न में उनके साथ गोविंद वल्लभ पंत का नाम दिया गया था, इसलिए वो इससे संबंधित नहीं थे। मोतीलाल नेहरू तो थे लेकिन गोविंद वल्लभ पंत नहीं थे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए इनके साथ में इनको दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ये तो होते हैं लेकिन ये नहीं होते, इसीलिए ये आपका बी ऑप्शन नहीं दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप पहले पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। तथापि प्रश्न में उनके साथ गोविंद वल्लभ पंत थे, इसलिए ये नाम आपका होने की वजह से विकल्प सी गलत हो गया था। क्योंकि तेज बहादुर सप्रू जयकर ने नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे उसमें शामिल थे, जिसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी गई थी। तो किस वजह से ये आंसर सही है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस नेहरू रिपोर्ट के दौरान जो है वो शामिल थे इसमें, इसलिए इस ऑप्शन में तेज बहादुर सप्रू और जयकर जो है सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी?
बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी। तो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उस वक्त नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधान की बात की जा रही थी। 2 और 3 सही है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस। देखिए आपको ये सारी चीज़ें मैं थ्योरी में करवा चुकी हूँ, ठीक है, तो उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, तब आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएंगी। तो डोमिनियन स्टेटस की बात की गई है और इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव रखा गया था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने और संगठन बनाने इत्यादि स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का प्रावधान भी किया गया था। और पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस, याद रखेंगे आप, पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, अधिराज्य का दर्जा देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है निम्न में से कौन सा 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित कौन है, यहाँ पे बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये 2 नाम याद रखेंगे। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछा गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। 1 और 2 यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। अब यहाँ पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था और इसका विषय क्या था। नेहरू रिपोर्ट ध्यान रखेंगे। तो पहला तो आपको पता ही होगा, हमने स्टार्टिंग से यहाँ पे करते हुए आए हैं यहाँ पे। तो मोतीलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष थे नेहरू रिपोर्ट के। तो नेहरू यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो आगे देख लेते हैं इसका क्या था। जवाहरलाल नेहरू भी लिया यहाँ और में, तो ये तो गलत हो गया, सी ही तब आपका सही हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू आप ऐसे भी सही लगा सकते थे। और इसका विषय क्या था, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। साइमन आयोग के नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेल्ड के अनुसार भारतीय लोग ये वही हैं जिनको जो है भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि यही जिम्मेदार थे। इन्होंने ही जो है साइमन कमीशन में भारतीयों को जो है इन्वॉल्व नहीं किया था। तो वही है, ये कौन है, भारत के सचिव थे उस समय पे। ठीक है, तो भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा है कि भारतीय लोग संविधान बनाने में असमर्थ हैं, जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीय द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई, अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किया गया और इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति, कुल 9 थे। ठीक है, अध्यक्ष अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया, जिसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी, जैसे सब वयस्कों को मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन संगठन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म पर हर प्रकार के राज्य से पृथकीकरण। ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। मुस्लिम लीग निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा वो प्रस्ताव था 14 सूत्रीय, ये सब डिटेल में आपको थ्योरी क्लास में करवाया गया है, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप कर लीजिएगा।
यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1929। 1929 में जो है ये 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा जाता है M.A. जिन्ना के द्वारा। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, इस जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। तो ये भी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग के किसके विरोध में स्थापित की गई थी? तो किसके विरोध में की गई थी? अभी भी हमने देखा नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जो है इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना जो की गई थी, जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके प्रमुख नेता, तो ये नेहरू रिपोर्ट के ही विरोध में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ पे एक बार देख लेंगे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी। ये पूर्ण स्वराज और तत्कालिक लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे। फलतः जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्माण किया था। तो ये इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इन्होंने ही मिलकर किया था। आगे बढ़ते हैं और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। 1928 में आयोजित फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे हमने देखा डॉक्टर M.A. अंसारी जो है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा एक बार देख लेंगे। हाँ, डॉक्टर M.A. अंसारी ही हैं। तत्कालीन भारत के सचिव डॉक्टर लॉर्ड बर्केनहेड ने इनके द्वारा भारतीयों को दी गई चुनौती के प्रत्युत्तर में कांग्रेस द्वारा डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, क्योंकि कहते हैं ना, बर्केन जो थे वो कहते हैं कि भारतीयों के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो संविधान बना सके। तो इसी के प्रत्युत्तर में जो है कांग्रेस में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? M.A. अंसारी, याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या था? एक आम सहमति वाले संविधान का मसौदा तैयार करना। और फलस्वरूप क्या होता है? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की जाती है, जिसके द्वारा अगस्त 1928 में प्रस्तुत रिपोर्ट को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो पूरा आपको उम्मीद है साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न और स्वराज पार्टी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सही हुए और कितना आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कल जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो 1929, इसको हम देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन आपका। तो एक एक टॉपिक पे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सभी टॉपिक पे यहाँ प्रैक्टिस कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।